हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1 करने वाले हैं, जो कि आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करें इस सेट्स की तो मैंने यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में एज इट इज फंस सकता है। इसलिए आपको वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशंस को और देख लेते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज, यानी कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा कोनकान कोस्ट या बोलेंगे कोनकान तट। ठीक है ना, ये भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है जिसको हम लोग जानते हैं कोनकान कोस्ट के नाम से। चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कोनकान कोस्ट ये आपको दिखेगा कहां पर, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग का नाम बताइए तो बोलेंगे क्या, मालाबार कोस्ट है, और ये आपको कहां पर दिखने को मिलेगा, केरला में। क्लियर। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए भारत के पूर्वी तट, यानी कि पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न कोस्ट का, ठीक है, दक्षिणी भाग का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। ओके, क्लियर। आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको। परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ, ओके, यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ओके, या बोलेंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में पारित किया था, या बोलेंगे ये एक्ट लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो ये किसके साथ में किया गया था, बोलेंगे जमींदारों के साथ में, यानी कि विद द जमींदार। ओके, जमींदारों के साथ में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हुआ था। ओके, कब, 1793 में। क्लियर। किसके द्वारा, चार्ल्स कॉर्नवालिस या बोलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिनको हम लोग जानते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द इंडियन नेशनल आर्मी, ओके, जिसको हम लोग जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से, आईएनए, केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1943 इन, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या, कि आजाद हिंद फौज या बोलेंगे भारतीय राष्ट्र सेना, इसकी गठन कब हुई थी, 1943 में। ओके, ये किसके द्वारा किया गया था या और कहां पर किया गया था, ठीक है ना। ये गठन हुआ था कहां पर, सिंगापुर में। कब, 21 अक्टूबर 1943। ओके, 21 अक्टूबर 1943, आपको डेट याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। क्लियर। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था कहां पर, सिंगापुर में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी तत्व है, बोल के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यूरेनियम। क्या बनेगा, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ से आपको एक दो नाम और याद रखना है, जैसे थोरियम, ओके, थोरियम, ओके, थोरियम। नेक्स्ट हमारे पास में यूरेनियम और रेडियम, ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा और, ठीक है ना, यूरेनियम के अलावा और अगर कुछ नाम पूछ दिया जाए तो यही पूछेगा ऑप्शंस में। ओके, यही दिया जाएगा आपके ऑप्शंस में। क्लियर, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, यानी कि CaOCl2 का कॉमन नेम बताना हमें, ठीक है ना। ये होता है किसका केमिकल फॉर्मूला, बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2 होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से। ओके, आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है और केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो CaOCl2। ओके, इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किसका केमिकल नेम होता है, बोलने से बोलेंगे बैक वॉशिंग सोडा का। किसका, वॉशिंग सोडा का। ओके, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3, ये केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, वॉशिंग सोडा का। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट एक पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, जिसको हम लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। क्लियर, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ओके, क्लियर, बेकिंग सोडा का या बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए जो आर्टिकल 51A, क्लियर, ओके, आर्टिकल 51A जो कि हम लोग को हमारे संविधान के भाग 4A में दिखने को मिलता है, कहां पर, पार्ट 4A, ठीक है ना, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, पार्ट 4A
एंड आर्टिकल 51A, कहां पर आर्टिकल 51A, ये किसके साथ में डील करता है, ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में। क्लियर, इसको किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया था, तो ये जोड़ा गया था हमारे संविधान में 42वें संशोधन के तहत। किसके द्वारा, 42वें संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी कि बोलेंगे मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एनी वन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसद के दो सदनों में से किसी एक में कार्य करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि संसद के सत्र को शुरू करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1/10 बनेगा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल मेंबर्स का 1/10 भाग मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए संसद के सत्र को शुरू करने के लिए। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, यानी कि अधिकतम जैव विविधता ये कहां पर पाई जाती है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ओके, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता या बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन, यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये आपको उत्तराखंड में ही दिखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, Which one of the following gases is used for the प्यूरिफिकेशंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पीने वाला जो पानी होता है इसको शुद्ध करने के लिए इसके प्यूरिफिकेशन से मेनली कौन सा गैस यूज होता है, तो आप लोग बोलेंगे क्लोरीन का। ओके, किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन इज द गैस दैट इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, again very important questions, Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instrument। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमजद अली खान का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सरोद। किसके साथ में, सरोद के साथ में। क्लियर, किसका संबंध है, सरोद के साथ में, बोलेंगे अमजद अली खान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस जिसको हम लोग जानते हैं नोबल गैस के नाम से भी। ओके, नोबल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं या बोलेंगे अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। ओके, वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, तो बोलेंगे विलियम रामसे। किसके द्वारा, सर विलियम रामसे। ओके, सर विलियम रामसे ने नोबेल गैस को डिस्कवर किया था। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं, विच इज द बेस्ट रीजन्स इन इंडिया फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि भारत में कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा दक्कन, या बोलेंगे डेक्कन प्लेटू, या बोलेंगे दक्कन का पठार। ठीक है ना, ये दक्कन के पठार वाला जो क्षेत्र है ना ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बोला जाता है। और यहाँ पर मेनली हम लोग को पता होना चाहिए और एक बात जो क्या है बोलने से, कपास की खेती या कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सा होता है बोलने से, ब्लैक सॉइल होता है। ओके, ब्लैक सॉइल। ओके, जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए सबसे सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। ओके, जिसको हम लोग जानते हैं रेगुर के नाम से। किसके नाम से, रेगुर के नाम से। और ये मेनली कहाँ पर, दक्कन वाले क्षेत्र में। ओके, यानी कि दक्कन के पठार में मेनली क्या पाया जाता है, क्या होता है बोलने से, बोलेंगे कपास की सबसे अच्छी खेती होती है इस क्षेत्र में। ओके, और कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, और ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर बिकॉज, यानी कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव। ओके, क्यों बोलने से, देखिए जो ऑयल का जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी के कंपैरिजन में, ठीक है ना, यानी कि तेल का जो सरफेस टेंशन होता है या पृष्ठ तनाव ये पानी के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए ठीक है ना, जो तेल की जो बूंद होती है वो पानी पर क्या होती है, फैल जाती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आचार्य JB कृपलानी। ओके, ये थे हमारे देश के, ठीक है ना, INC के प्रेसिडेंट जब हमारा देश आजाद हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन स्वेट कंटेंट्स बोल के बोल रहा है, यानी कि मानव पसीना में क्या शामिल होता है। ठीक है, मानव पसीना में कौन सा एसिड शामिल होता है या कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रकाश निम्न में से किसके माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, लाइट किसी भी मीडियम में इजीली ट्रैवल कर सकती है। और ऐसा बोला जाता है कि लाइट, अगर लाइट, देखिए, जहां पर मीडियम ना हो लाइट तो वहां पर और तेज भागती है। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में जहाँ, वैक्यूम किसको बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं जहां पर हवा तक का प्रेजेंस ना हो के, उसको हम लोग वैक्यूम के नाम से बुलाते हैं। जहां पर हवा तक का प्रेजेंस ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम में लाइट सबसे तेज भागती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए तो ऑप्शंस में हमारे पास में जो गिवन है ना, वहां पर वैक्यूम नहीं है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है लाइट का वो वैक्यूम में होता है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर एयर तक का प्रेजेंस ना हो। क्लियर। ओके, लेकिन ऑप्शंस में तो नहीं दिया है। तो अब ऑप्शंस में नहीं दिए बने, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार वैक्यूम के बाद में लाइट की जो स्पीड होती है वो कहाँ पर होती है? हवा में होती है सबसे ज्यादा। क्लियर। ओके, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। और जो लाइट सबसे तेज ट्रैवल करती है किसमें? वैक्यूम में, उसके बाद में एयर में। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। फिर वाटर, फिर आइस, फिर ग्लास, और सबसे कम किसमें? डायमंड में। क्लियर। ओके, और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना है ये बात। ओके, 3 × 10⁸ ये लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश वर्ष किस किसके बराबर होता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो एक चीज कि लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं या लाइट ईयर बोलते हैं। ओके, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्लियर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, तो कोई किलोमीटर में। तो 9.46 इंटू 10⁻15 ये मीटर में। ओके, किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये लाइट का स्पीड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये सारे ऑप्शन सही है। अगर आप इसको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सारे वैल्यू बराबर आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप इज ड्यू टू। ओके, यानी कि अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव डैश के कारण होता है। यानी कि जब हम लोग अंतरिक्ष में होते हैं, ठीक है ना, तो अंतरिक्ष में हम लोग अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अंतरिक्ष में किसका एब्सेंस रहता है? क्या नहीं पाया जाता अंतरिक्ष में? गुरुत्वाकर्षण बल एब्सेंस रहता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो नहीं होता है। ठीक है ना, ग्रेविटी के एब्सेंस के कारण क्या होता है कि हम लोग अंतरिक्ष यान में अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है। ओके, ये क्या है? एक हार्मोन है। ओके, तो मेलाटोनिन एक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन बोलने से बोलेंगे जो हमारे शरीर में स्लीपिंग एक्टिविटी को, ठीक है ना, मेंटेन करने का काम करता है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, कौन सी ग्रंथि, ठीक है ना, इसका स्राव करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। और ये हमारे कहाँ पर होता है? मिड ब्रेन में होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग जानते हैं थर्ड आई के नाम से। आपको ये वाला टर्म पूछा जा सकता है, थर्ड आई किसे बोला जाता है? तो ये पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। क्लियर, जो कि हमारे, ठीक है ना, स्लीपिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कौन सी हार्मोन बनाती है बोलने से बोलेंगे मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है। देखिए, सलाइवा इन मैन इज, यानी कि मनुष्य में जो लार होते हैं, ठीक है ना, इसका जो लार का नेचर क्या होता है बोल के हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एल्केलाइन। ठीक है ना, जो हमारा लार होता है ना उसका जो टेस्ट या बोलेंगे उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्केलाइन, या बोलेंगे क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ओके, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते, क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के
संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाला गया था? देखिए हमारे हमारा हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है ना, जो हमारा प्रियम्बल है, क्लियर, तो प्रियम्बल को पहली बार, ठीक है ना, 1976 में क्या किया गया था? फर्स्ट टाइम, याद रखना। और एक ही बार अभी तक हमारे प्रियम्बल को संशोधित किया गया है, ठीक है ना, जो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत? 47 अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे देश का जो प्रियम्बल है ना, ठीक है ना, हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को क्या किया गया था? पहली बार 1976 में संशोधित किया गया था, ठीक है ना। और इस संशोधन के तहत हमारे प्रियम्बल में 2 वर्ड ऐड किए गए थे, एक था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान के, ठीक है ना, प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। क्लियर? ओके, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सोशलिस्ट और सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। 23 में क्या लिखा हुआ है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन या बोलेंगे रक्त परिसंचारण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा विलियम हार्वे। ओके, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग cities can one never have the sunshine directly overhead at noon, लेकिन निम्नलिखित में से किस शहर में दोपहर के समय सूर्य की रोशनी सीधे सिर पर नहीं होती या नहीं पड़ती? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका दिल्ली, ठीक है ना। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में जितने भी सिटीज आते हैं ना, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर में जितने भी सिटीज आते हैं, ठीक है, उन सारे सिटियों में क्या होता है, उन सारे शहरों में क्या नहीं होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो सीधे हमारे सर के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर? यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है, स्थित किसी भी शहर में सूर्य की जो रोशनी होती है वो कभी भी हमारे सर के सीधा नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि शरीर का जो तापमान है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? तो बोलेंगे हाइपोथैलेमस। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। ओके, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या कंट्रोल करता है, ठीक है, मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है? हाउ मेनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, मीन भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 18। ओके, हमारे देश में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 है। ओके, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से हमारे देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ओके, और ये नीलगिरी जो है ना, ये आपको दिखेगा एक ट्राई जंक्शन पॉइंट के नाम से। ओके, ये ट्राई जंक्शन से किसके बीच का? कर्नाटका, ठीक है ना, तमिलनाडु और केरला को जोड़ने का काम करता है नीलगिरी। क्लियर? और ये हमारे देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व से। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम तो बोलेंगे ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पूछा जाए, यदि देखिए यहाँ पर क्या पूछ सकता है, सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए, तो बोलेंगे दिब्रू सेखावा। ओके, ये आपको दिखने को मिलेगा कहाँ पर? असम में। ओके, कहाँ पर? असम में। नाम क्या बोला मैंने? दिब्रू सेखावा। ओके, इसकी स्थापना 1987 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, यानी कि पित्त निम्नलिखित ग्रंथि में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? ये होता है आपका लीवर के द्वारा। ओके, तो बाइल होता है वो कौन रिलीज करता है बोलने से बोलेंगे लीवर। ओके, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? लीवर के द्वारा। लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है अगर पूछा जाए तो बाइल का स्टोरेशन होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। क्लियर? लेकिन रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है? द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई यूनिट इज, यानी कि हमें बताना है एसआई इकाइयों में कार्य और ऊर्जा की इकाई बताना है हमें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जूल। ओके, क्या बनेगा? जूल, ठीक है ना। ये एसआई यूनिट है किसका? एनर्जी और वर्क का। क्लियर? यहाँ से आपको एक दो फैक्ट्स याद रखना है, जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैपेसिटेंस, ओके, इसका सिंबल्स होता है सी, जबकि एसआई यूनिट फैराड। ओके, इसी प्रकार से चार्ज का क्यू कोलम्ब। ओके, नेक्स्ट करंट का एम्पियर होता है। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास में एनर्जी का क्या होता है? जूल। फोर्स का न्यूटन पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। इंडक्टेंस का हेनरी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर का होता है वॉट। रेसिस्टेंस ओम। ओके, वोल्टेज का वोल्ट। ये पता रखना है आपको। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है देखिए, द अपर मोस्ट स्किन लेयर दैट इज एक्सपोज इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि मानव शरीर मतलब मानव शरीर का, ठीक है ना, जो स्किन होते हैं ना, स्किन की सबसे ऊपरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, स्किन के, हमारे स्किन के सबसे ऊपरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नाम बताना हमें, तो जानते हैं किसके नाम से, डर्मिस, एपिडर्मिस के नाम से, किसके नाम से, एपिडर्मिस। ये हमारे स्किन का सबसे ऊपरी ऊपरी लेयर होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपरी परत को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। मिडल लेयर को, स्किन के मिडल लेयर को हम लोग बोलते हैं डर्मिस, और हाइपोडर्मिस बोलते हैं सबसे निचले लेयर को। ओके, सबसे निचली परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइपोडर्मिस के नाम से। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए, इन इंडिया यारलुंग जांगपो, याद रखना ये यारलुंग जांगपो रिवर जो है ना, ये हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र को इस नाम से। ओके, यारलुंग जांगपो ये जो नाम है ना, ये तिब्बतन नेम है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को इस नाम से बुलाया जाता है, यारलुंग जांगपो के नाम से। लेकिन हमारे देश में हम लोग यारलुंग जांगपो को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे देश की एकमात्र नदी, जब ये भारत में प्रवेश करते हैं ना, तो ये यू आकार की घाटी बनाते हुए हमारे देश में प्रवेश करते हैं। क्लियर, कुछ इस प्रकार से देखिए, यू शेप में, ठीक है ना, ठीक है ना, अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर यू, यू, ठीक है ना, यू शेप में ये हमारे देश में प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो हमारे देश में प्रवेश करते समय, है ना, यू आकार की घाटी बनाती है, तो वो है हमारा यारलुंग जांगपो, जिसको हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। ओके, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है, रेड रिवर। इनको भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो आज का जो सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 1 में मैंने केवल 30 क्वेश्चंस लिए थे, टॉप 30, और जो मेरा सेट नंबर 2 आएगा कल वाला वीडियो, उसमें अराउंड में 100 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।